गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है 34। पार्ट हमारा 3 रहेगा अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, पार्ट 2 में हमने इस अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था आपको। आज जो है हम अधिगम के सिद्धांत को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, एक दो सिद्धांत और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आज हम उनको पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने जो अधिगम के सिद्धांत हैं उसमें हमने ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज हम सिद्धांत पढ़ेंगे 4, अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का अधिगम का जो सिद्धांत है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत है किसने दिया था? कॉलर ने दिया था। तो हमें सबसे पहले कॉलर के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आता है प्रतिपादन। कि जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? मैक्स वर्दिमर ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें प्रयोगकर्ता कौन थे? कॉलर थे। अब जो कॉलर ने प्रयोग किया था वो किस पे किया था? तो इन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, वनमानुष, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सुल्तान। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलर ने जिस वनमानुष या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो सुल्तान। सहयोगकर्ता कौन थे इनके? सहयोगकर्ता थे कॉफका। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। और ये क्या थे? गेस्टाल्टवाद थे, जो जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्या थे? गेस्टाल्टवाद थे, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वैसे। तो जो कॉलर का सिद्धांत है इसके क्या नाम हैं? इसके जो नाम हैं वो हैं सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत, और आपका थर्ड आता है गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है कि गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत किसने दिया? तो कॉलर ने। अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो कॉलर ने। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो कॉलर ने। ओके, नोट करके लिखना आप। नोट करके नहीं, पहले कॉलर का प्रयोग देखो उसके बाद नोट करके लिखना। ठीक है, तो कॉलर का प्रयोग है सूझ के द्वारा सीखने में कॉलर के प्रयोग अधिक प्रसिद्ध है। कि सीखने में जो है वो किसके प्रयोग ज़्यादा प्रसिद्ध है? कॉलर के। तो उसने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। तो मैंने बताया ना सुल्तान नामक, तो नाम याद होना चाहिए। और इसके 4 चरण में इसने अपने प्रयोग को पूरा किया था। तो फर्स्ट आता है आपका कि सबसे पहले सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया गया। एक पिंजरा लिया, उसमें इसको बंद कर दिया गया। उसमें एक डंडा भी रख दिया गया। बाहर केले रख दिए गए। सुल्तान ने केवल केले प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहा। थक कर बैठ गया। अचानक उसने पास में पड़ा डंडा उठाया और उसके द्वारा केले को प्राप्त कर लिया। सेकंड चरण आता है, दूसरा चरण आता है इसमें। इस चरण में पिंजरे में 2 ऐसे डंडे रखे जिनको जोड़कर एक बनाया जा सकता है। केला इतनी दूरी पर रखा कि एक डंडे से प्राप्त न हो सके। सुल्तान ने अनेक प्रयत्न के पश्चात दोनों डंडों को जोड़ लिया और केलों को प्राप्त कर लिया। ये है इसका दूसरा चरण। उसके बाद आता है इसका थर्ड चरण। तीसरे चरण में केले पिंजरे की छत से लटका दिए गए। पिंजरे में एक संदूक भी रख दिया और अनेक प्रयत्न के पश्चात सुल्तान ने संदूक पर चढ़कर केले को प्राप्त कर लिया। देखो मैं पिक्चर में भी दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से। ये रहा, केले छत से लटका दिए गए, बक्सा रख दिया गया और बक्से की हेल्प से चिंपैंजी ने केले को प्राप्त कर लिया। उसके बाद आता है इसका चौथा चरण। इसमें क्या है? इस चरण में पिंजरे में 2 संदूक रखे गए। केले को इतनी ऊंचाई पर लटकाया गया कि वह एक संदूक की सहायता से उसे प्राप्त ना कर पाए। सुल्तान ने प्रयत्न किए लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया वो केले को। बाद में उसने एक संदूक को दूसरे संदूक के ऊपर चढ़ाकर केले को प्राप्त कर लिया। यहाँ पे देखो, पहले तो उसको क्या करा? छत से लटका दिया गया, इस नहीं प्राप्त कर पाया तो इसने एक संदूक की हेल्प से इसको प्राप्त कर लिया। दोबारा इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि उसको 2 संदूक को जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे आता है, कहते सिद्ध हुआ कि सुल्तान का लक्ष्य केले प्राप्त करना है,
प्रयत्न एवं भूल या साहचर्य के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा उसको संपन्न किया। अब नोट करके लिखना, ठीक है, नोट करके लिखना कि कोहलर के अनुसार सब कुछ अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के द्वारा ही सीखा जा सकता है। ओके। अब जो वुडवर्ड जो हैं उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के प्रयास करने से पहले लक्ष्य देखना चाहिए, कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, लक्ष्य देखना चाहिए। इससे उसने क्या कहा, पूर्व दृष्टि कहा। क्वेश्चन आ सकता है पूर्व दृष्टि क्या है सूझ के सिद्धांत में, तो लक्ष्य को देखना चाहिए कार्य करने से पहले। तो प्रयास करने के पश्चात यह देखना है कि प्रयास गलत है या फिर सही है, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो गलत है या सही है, तो ये हमारा कहलाएगा पश्च दृष्टि। तो इस प्रकार अंतर्दृष्टि और पूर्व दृष्टि को पश्च दृष्टि सम्मिलित होती है। मतलब कि अंतर्दृष्टि में क्या चीज़ सम्मिलित होती है, एक तो पूर्व दृष्टि सम्मिलित होती है और एक पश्च दृष्टि सम्मिलित होती है। ये किसने कहा, वुडवर्ड ने। आगे इसमें आता है आपका, इस विधि से सीखने में समस्या का हल अचानक ही मस्तिष्क को सूझ जाता है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो अचानक से हमारे मस्तिष्क में सूझ जाता है। ठीक है, आगे आता है, इसका अर्थ है कि एक आकृति या वस्तु का पूर्ण रूप से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण से अंश की ओर। क्वेश्चन आ सकता है, जो गेस्टाल्ट है कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर। क्लियर। अब आते हैं आपके सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता आती है स्थिति की व्यवस्था। स्थिति की व्यवस्था में क्या होता है कि सूझ उत्पन्न होने में क्या होती है, सरलता तभी होती है, इजी तभी होता है जब हम समस्या से संबंधित सभी अंगों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनमें संबंध देखा जा सके। जैसे डंडा, जैसे हमने संबंध देखा था डंडे का और केले का। ठीक है, स्थिति की व्यवस्था यही है, डंडा और केला एक ही सीध में रखा जाए। अगर हम डंडे और केले को एक सीध में रखे जाएं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंड, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति आता है, इसमें है कि सूझ में कार्य की पुनरावृत्ति सही तरीके से होती है, उसमें गलती की संभावना नहीं रहती और सीखना जो है स्थायित्व हो जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब यही है कि एक चीज़ करी, उसी चीज़ को दोबारा दोहरा रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, तो दोहराते दोहराते क्या होता है कि गलती की संभावना नहीं रहती। थर्ड आता है आपका स्थानांतरण। इसमें क्या है, सूझ के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो भी स्थानांतरण में उपयोगी होता है, इसमें साधन और साध्य के बीच संज्ञानात्मक संबंध होता है। किसके बीच, साधन और साध्य के बीच क्या होता है, संज्ञानात्मक संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुभव, एक्सपीरियंस। सूझ व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करती है। जितना अधिक हमें अनुभव होगा, जितना अधिक व्यक्ति को अनुभव होगा, सीखने वाले को होगा, उतनी ही सूझ का प्रयोग वह सीखने में कर लेगा। ठीक है, और इसकी विशेषता आती है कि सीखना अचानक होता है। 6 आता है, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। 7 आता है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। तो ये सभी क्या है, इसकी विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, सूझ का जो अधिगम का सिद्धांत है या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसके महत्व, शैक्षिक शिक्षा में इसके क्या महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा दैनिक जीवन में महत्व। तो छोटे बच्चे टॉर्च में बैटरी डालना या फिर पेन के अंदर शाई डालना को सूझ के द्वारा ही सीखा गया है। कभी कभी तो अचानक से सूझ उत्पन्न होकर आश्चर्यचकित भी कर देती है। दैनिक जीवन में महत्व यही है कि छोटे बच्चे टॉर्च के अंदर अगर बैटरी डाल रहे हैं या पेन में शाई भर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक सूझ से करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सृजन में उपयोगी। संसार के सभी जो उपादेय
आवश्यकता हैं वो सूझ के ऊपर ही क्या करते हैं, निर्भर करती हैं, और जो खोज है वो कार्य सूझ के ही परिणाम है। ठीक है। फिर आता है सौंदर्य भूमि। इसमें क्या होता है कि सूझ के द्वारा ही क्या होता है, कला, संगीत, हमारा साहित्य, जो जितनी भी विधाओं का विकास हुआ है सूझ के द्वारा ही हुआ है, इन सारी चीज़ों का विकास। और सौंदर्य विकास के लिए सूझ को आवश्यक मानते हैं। सौंदर्य जो विकास है इसके लिए सूझ को क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। नेक्स्ट आता है आदत का निर्माण। तो स्कीनर ने सूझ का प्रयोग आदत के निर्माण के लिए उत्तम माना है। सूझ के द्वारा लिया गया निर्णय क्या होता है, लाभदायक होता है। कि जो स्कीनर हैं उसने सूझ का जो प्रयोग है वो किसके निर्माण में माना है, आदत के निर्माण के लिए स्कीनर ने सूझ का क्या करा, प्रयोग। ठीक है, स्कीनर ने सूझ का प्रयोग किया आदत के निर्माण के लिए और उसको उत्तम माना है। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि सूझ के द्वारा लिया गया निर्णय क्या होता है, लाभदायक होता है। नेक्स्ट आता है आपका समस्या समाधान। तो समस्या समाधान में क्या है आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक के सामने कोई भी अगर समस्या आ जाती है तो सूझ के द्वारा उनका हल बालक स्वयं ही निकाल लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बालक के सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, अपनी सूझ के द्वारा ही उसका जो हल है वो बालक खुद ही निकाल लेगा। और गेट्स ने स्व खोज के लिए सूझ को उत्पन्न माना है। गेट्स ने किसको, स्व खोज के लिए सूझ को क्या माना है, उत्तम माना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लक्ष्य की प्राप्ति। तो जो ड्राइवर ने लक्ष्य प्राप्ति में सूझ को महत्व माना है और सूझ बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करती है, उचित व्यवहार पर आधारित एक चेतना है उसको प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक होती है सूझ। कठिन विषय के लिए उपयोगी होती है। 9 बालक के रटने की प्रस्तुति का विरोध करती है। 10 पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। क्लियर। आगे इसमें आता है नोट करके लिखना थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है। जिस मनुष्य की कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमें सूझ उतना ही अधिक होगा, इसी कारण उसे सफलता भी अधिक मिलती है। ठीक है। और सेकंड है इस सिद्धांत के बिना अनुसंधान कार्य संभव नहीं है क्योंकि इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा खोज विधि का जन्म हुआ है, तो वो कौन सा है, कॉलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ओके। तो नेक्स्ट है आपका लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है हमारा वो फिनिश हुआ, उसके बाद हम करते हैं लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। तो जो लेविन है, सबसे पहले लेविन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि जो लेविन है उनका जन्म 1890 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1947 में हुई थी। ओके। अब इनका जो सिद्धांत है, लेविन के जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट आता है लक्ष्य का सिद्धांत, सेकंड है अधिगम का तल रूप सिद्धांत, थर्ड आता है आपका प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, फोर्थ आता है सदिश का सिद्धांत, 5 आता है सही दिशा का सिद्धांत, 6 आता है व्यवहार गति का सिद्धांत, 7 समूह गति का सिद्धांत, 8 गत्यात्मक विकास का सिद्धांत और 9 समूह गतिशीलता का सिद्धांत या फिर क्षेत्र का सिद्धांत। तो लेविन के सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है।
इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इतना नहीं है मीन्स जो मैंने पहले के कराए हैं सूज का, कॉलर का, स्कीनर का, पावलव का, थार्नडाइक का, वो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 11 के बारे में भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो जो 11 का सिद्धांत है इसके क्या हैं, इसके 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4। फर्स्ट शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन विस्तार और अवरोध। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, शक्ति के बारे में, कि उद्देश्य कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक शक्ति रखते हैं, कि जो उद्देश्य होते हैं कभी वो पॉजिटिव कभी नेगेटिव शक्तियाँ रखते हैं। बालक के सम्मुख ये शक्तियाँ होती हैं, ये जो सीखने को भी क्या करती हैं, प्रेरणा देती हैं। ओके, सेकंड आता है आपका अभिप्रेरणा। इस प्रक्रिया में प्रेरक विशिष्ट उद्देश्य के साथ संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है जीवन विस्तार। व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं, योग्यताएं होती हैं जो उसमें निहित होती हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद अवरोध। वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती हैं, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को उसका जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, उस पर पहुंचने में क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। आगे आता है अधिगम का सूत्र। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 11 के, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है B=F, ब्रैकेट में आएगा P × E। अब इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि जो B है वो क्या है, आपका बिहेवियर, व्यवहार है। F फैक्टर, कारक है। P इसमें व्यक्ति या पर्सन है, और E इसमें वातावरण या एनवायरनमेंट आता है। ठीक है, पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट आता है। आगे इसमें आता है आपका, आगे आता है, नोट करके लिखना, कि जो व्यवहार है, ठीक है, वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है, जिसको सांकेतिक रूप में हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि जो तुम्हारा बिहेवियर है वो क्या है, वो व्यक्ति और वातावरण का क्या है, प्रतिफल है। इसका क्या है, प्रतिफल है। ओके, 1 नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको फॉर्मूला दे देंगे, पूछ लेंगे ये किसने दिया, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है, ये किसका सिद्धांत सूत्र है, सॉरी। अब आती है इसका शैक्षिक महत्व और व्यवहारिक उपयोगिता। फर्स्ट में आता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यमुखी प्रक्रिया होती है, कि जो सीखना होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्यमुखी क्या है, प्रक्रिया होती है। सेकंड आता है इसमें कि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षक, जो टीचर होते हैं, शिक्षण अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन व्यवस्था तथा प्रतिबंधी में सहायता मिलती है, कि जो शिक्षक है उसको अपने टीचिंग का जो सीखने की जो व्यवस्था है उसके उचित नियोजन व्यवस्था तथा प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। तो ये है आपका 11 का क्षेत्र का सिद्धांत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हल का प्रबलन का सिद्धांत। किसका आता है, हल का प्रबलन का सिद्धांत। किसका आता है, हमारा हल का अधिगम का सिद्धांत। ओके, तो आपका हल का प्रबलन का सिद्धांत है, इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें आता है कि इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्लार्क A.L. हल द्वारा 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में किया गया था। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हल ने कौन से सन में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो 1915 में प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक है, इसमें किया था। ठीक है, आगे आता है इसमें, इस सिद्धांत में आवश्यक अवकलन का सिद्धांत तथा सबलीकरण का सिद्धांत और सपोषण सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। ये इसके क्या हैं, ये इसके सिद्धांत के और नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे आता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में
होता है। ठीक है, कि जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का क्या करता है, प्रयास इसमें करता है। आगे आता है इसमें कि जो हल हैं उनका कथन है कि सीखना आवश्यक की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा ही होता है, कि कोई भी सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। और जो हल ने अपने प्रयोग थानडाइक की आग की भांति भूखी बिल्ली पर किया था। दोनों के प्रयोग की परिस्थिति समान थी, लेकिन दोनों की व्याख्या जो है वो क्या थी, अलग थी। इन्होंने कहा, हल ने व्याख्या में कहा कि भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता ने बिल्ली को पिंजरा खोलना सिखा दिया। ठीक है, हल का मानना है कि व्यक्ति या प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। हल बोलते हैं कि जो प्राणी है, व्यक्ति है, वो सिर्फ वही कार्य सीखता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। स्किनर हल के सिद्धांत को अधिगम का सबसे सिद्धांत मानता है। जो स्किनर हैं वो हल के सिद्धांत को ही अधिगम का श्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि यह बालक के अधिगम में प्रेरणा पर बल देता है। किस पर बल देता है, बालक के अधिगम की प्रेरणा पर। ओके, अब इसकी कुछ उपयोगिता हैं। यह सिद्धांत आवश्यकता पर अधिक बल देता है। सीखना तब ही सार्थक हो सकता है जब छात्र की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि तब छात्र की आवश्यकता की पूर्ति होती है इस सिद्धांत के माध्यम से। आगे आता है इसमें, छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न कक्षा का पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है। कि अगर छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसमें क्या होता है, कक्षा का पाठ्यक्रम बनाते हैं टीचर। विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते समय पुनर्बलन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और यह सिद्धांत बालक के सीखने में प्रेरणा पर बल देता है। शिक्षा प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये है आपका हल का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका गुथरी का समीपता का सिद्धांत। इसका आता है गुथरी का समीपता का सिद्धांत। गुथरी का समीपता का सिद्धांत, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये अमेरिकी व्यवहारवादी थे। ठीक है, ये जो गुथरी हैं वो कौन थे, अमेरिकी व्यवहारवादी थे। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है उनके बीच जो अनुबंधन है वो पुनर्बुलन के द्वारा नहीं होता, जबकि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो समीपता के आधार पर होता है। इन्होंने कहा है, गुथरी ने, कि इन दोनों के बीच में जो भी अनुबंधन होता है वो पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता, जबकि किसके द्वारा होता है, समीपता के आधार पर होता है। इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहते हैं। नोट करके लिखना है इसमें कि इसके लिए कई प्रयास आवश्यक नहीं हैं, व्यक्ति एक ही प्रयास में सीख जाता है। इसे इकहरा प्रयास सीखना भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इकहरा प्रयास सीखना कौन से सिद्धांत को कहते हैं, तो ये है गुथरी का समीपता का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल पकड़ना। ठीक है, परंतु जटिल प्रक्रिया में प्रयास भी आवश्यक होता है, जैसे साइकिल चलाना। कि साइकिल चलाने के लिए हमें थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। आगे इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ द थ्योरी, जिसमें फर्स्ट है हमारा समीपता का सिद्धांत। इसमें आता है उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता होने के कारण अनुबंधन होता है। अनुबंधन कब होता है, जब इन दोनों के बीच में समीपता होती है। सेकंड आता है इसमें एकल प्रयास का सिद्धांत, कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध जो है वो प्रथम प्रयास में ही अधिक होता है। थर्ड आता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरह विस्थापित किया जा सकता है। नोट करके लिखना ये इम्पोर्टेंट है कि जो गुथरी हैं समीपता के सिद्धांत में, इन्होंने पावलोव और थानडाइक का क्या किया था, विरोध किया था। तो ये आपका गुथरी का समीपता का सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इसमें गैनी द्वारा प्रस्तुत अधिगम की सोपान की।
तो इसमें आपका आता है कि रॉबर्ट गैने ने सन 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8। इनकी पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इम्पोर्टेंट है पुस्तक का नाम। ठीक है, आगे इसमें आता है कि इन्होंने अपने प्रकार को एक पिरामिड की आकृति में प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे निम्न स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया और सबसे उच्चतम स्तर पर समस्या समाधान का अधिगम बताया। ठीक है, आगे इसमें आता है कि कुल मिलाकर उन्होंने सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया। तो सबसे जो निम्न स्तर पर है वो क्या है? आपका सांकेतिक सीखना। इसमें आता है कि अधिगम के स्तर में संकेतों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। दोस्तों, यह अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर। तो गैने ने यही कहा है कि अधिगम के स्तर में संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। सेकंड आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तो इसमें आता है आपका सीखने में बहुत ही अधिक सहायक है। किसी भी उद्दीपन के प्रति उद्दीपक को देखकर जब हम क्रिया करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती है। कि किसी भी उद्दीपक को देखकर जब हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसको कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बालक जब गृह कार्य नहीं करता तो उसे हम टॉफ़ी दिखाकर उसे गृह कार्य करवा लेते हैं। ओके, थर्ड पे आता है आपका सरल श्रृंखला सीखना। जब अनुक्रिया के क्रम में की जाती है तो हम उसे सरल श्रृंखला से सीखना कहते हैं। जब कोई भी अनुक्रिया क्रम के द्वारा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल श्रृंखला का सीखना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आता है, बालक पहली वर्णमाला सीखता है, इसके बाद 12 खड़ी, इसके बाद छोटे छोटे शब्द और फिर अंत में वो पढ़ना सीख जाता है। तो ये सारा प्रोसेस एक क्रम के थ्रू होता है। आगे आता है शाब्दिक साहचर्य सीखना। शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है। उसके बाद आता है विभेदीकरण। जब बालक श्रृंखला में सीख जाता है तो उसे शब्दों की जानकारी हो जाती है। नॉर्मल बात है। धीरे धीरे वह वस्तु में भेद करना भी सीख जाता है और इसी विभेदीकरण से इसको ही क्या कहा जाता है? विभेदीकरण से सीखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम कि आकृति में अंतर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसके अंतर्गत बालक के मस्तिष्क में वैसी ही संरचना बनने लगती है जैसा बताया जा रहा है, या फिर कई वस्तु के समान गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रदाय सीखना कहलाता है। कि बच्चा क्या है, मस्तिष्क के अंदर वैसी ही संरचना बना लेता है जो उसको बताई जाती है। नेक्स्ट आता है नियम सीखना। इसमें क्या होता है? ज्ञानी का 7वां सोपान है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार बहुत अधिक विकसित हो जाता है तो वह नियम को सीख लेता है। जैसे बालक व्याकरण का नियम, गणित के नियम को जानना, विज्ञान के नियम को जानना, ये सब नियम के अंदर ही कहलाता है नियम से सीखना। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें आपका कि अधिगम की सर्वोत्तम उच्चतम अवस्था है। क्या है ये? ठीक है, जब बालक किसी अवस्था में पहुंच जाता है तो वह नियमों को भी समझने लगता है और नियम को समझने के कारण उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी उसमें आ जाता है। तो ज्ञानी की ये सभी क्या हैं? अधिगम के सोपान की हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्लास होती है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।